हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 25। पहला क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से उत्पन्न इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से उत्पन्न इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। रनिंग लागत में ईंधन की लागत, कार्य करने वाले मजदूरों की लागत और मरम्मत लागत आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, उत्पन्न इकाइयों की संख्या। निम्नतर शक्ति गुणांक का सामान्यतः डॉट डॉट नहीं होती है। तो दोस्तों, तापीय ताप दीप्त का नहीं होता है। निम्नतर शक्ति गुणांक का कारण सामान्यतः ताप दीप्त नहीं हो। शक्ति गुणांक निम्न होने के कारण प्रकीय लोड जैसे प्रेरण मोटर, सीलिंग पंखा, प्रेरण भट्ठी आदि का पावर फैक्टर निम्न होता है। प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों 0.6 से 0.8 पक्षगामी होता है। सीलिंग फैन का जो गुणांक होता है वो 0.4 से 0.8 तक होता है। उसके बाद प्रेरण भट्ठी का जो होता है दोस्तों वो प्रेरण मोटर के समान होता है। प्रेरण मोटर के समान होता है। सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली डॉट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो स्पंदमान परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन है। तो यूरेनियम और थोरियम। दोस्तों, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का प्रमुख ईंधन यूरेनियम और थोरियम है। इसमें एक परमाणु रिएक्टर होता है जिसे परमाणु भट्ठी कहते हैं, जिसमें यूरेनियम 235 92 होता है। इसका यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है और विखंडन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, जिससे भाप टरबाइन चलती है और टरबाइन से लगा हुआ अल्टरनेटर माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है। इस प्लांट की प्रारंभिक लागत सबसे ज्यादा और ईंधन धुलाई लागत सबसे कम होती है, याद रखिएगा। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए मोटर का उपयोग किया जाता है। तो अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, जब तुल्यकालिक मोटर अधिक उत्तेजित होती है तो यह संधारित्र की भांति अग्रगामी धारा लेती है। इस प्रकार जिस प्रकार का शक्ति गुणांक सुधारना होता है उसे समांतर में लगा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। उच्च वियोजन क्षमता वाले फ्यूज बहुत डॉट प्रतिक्रिया करता है और प्रारंभिक पोतकर्ष और एक अधिक भार के बीच कार्य करता है। तो वह तेजी से, यहाँ पे होगा तेजी से और यहाँ होगा भेद। बहुत वाले फ्यूज तेजी से प्रतिक्रिया करता है और प्रारंभिक पोतकर्ष और एक अधिकार के भेद कर सकता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, तेजी से भेद करता है। साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रतिदीप्ति स्तर करीब कितना होता है दोस्तों, तो 60 से 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। भार में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज एसी आपूर्ति को आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, तो 50 हर्ट्ज। भार में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज एसी का हर्ट्ज कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। नीचे दिए गया फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध है। फेजर डायग्राम में भी आरोपित वोल्टेज को IA और IM परिवर्तन के मुख्य वाइंडिंग से प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करता है।
तो देखिए दिया गया फेज डायग्राम कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है। इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है रनिंग टॉर्क की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। यह मोटर उच्च प्रारंभिक बल घूर्णन के कारण प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्ती वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति क्या आपूर्ति के लिए है। यदि इलेक्ट्रिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो पल्स बिट्स मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर द्वारा। दोस्तों डीसी मशीनों में अंतर बेसों को प्रयुक्त किया जाता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए डीसी मशीनों में अंतर्वेशों को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए डीसी मशीनों में अंतर्वेशों को प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः प्रारंभिक धारा कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः प्रारंभिक धारा कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो औसत लोड और अधिकतम मांग का अनुपात होता है। दोस्तों किसी पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो औसत लोड और अधिकतम मांग के अनुपात के लिए। कोई केवल YFY के रूप में डिजाइन किया गया है। कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है। तो यह क्यों इंगित करता है, यह क्या इंगित करता है दोस्तों? तो कोई केबल YF के रूप में डिजाइन किया गया है। यह ताम्र XLPE रोधन प्लेट अमर्ड PVC को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ताम्र चालक XLP रोधन प्लेट अमर्ड PVC सीथेड को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक मान संधारित परिवर्ती एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर है। तो प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर एवं रनर मोटर को भारी लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका रनिंग तथा स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इसका प्रयोग छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग, कंट्रोल इत्यादि में किया जाता है। दोस्तों सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन मोटर को भारी लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका रनिंग तथा स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इसका प्रयोग छत व मेज के पंखे में, इंडक्शन रेगुलेटर में, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जो गलत है। एक बैटरी के 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जाती है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा? दोस्तों यहाँ दिया हुआ है R बराबर 20 ओम और दिया है I बराबर दिया है 0.75 एम्पियर। कहता है कि E बराबर क्या होगा? विद्युत वाहक बल पूछा है। दोस्तों आपको पता है कि E बराबर IR होता है भी। E बराबर IR होता है। E बराबर क्या होता है? जैसे V बराबर IR होता है वैसे E बराबर IR होता है। जब 20 गुने 75 कीजिएगा तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15 वोल्ट। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी।
निम्नलिखित में कौन सा VFD का सही पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। दोस्तों VFD का पूर्ण रूप होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी। एक परिपथ विच्छेदक में आर्क को निम्न प्रक्रिया द्वारा पैदा किया जाता है, तो ताप में परिवर्तन द्वारा, किसके द्वारा? एक परिपथ विच्छेदक में आर्क को परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब परिपथ में परिवर्तन होता है तब परिपथ के टूटने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। परिपथ के टूटने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। परिपथ विच्छेदक लोड और नो लोड दोनों पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण अंतराल बाइंडिंग में कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल होता है। दोस्तों यदि बाइंडिंग पिच तथा पोल बीच का मान बराबर हो तो बाइंडिंग पूर्ण बीच बाइंडिंग कहलाती है, और पूर्ण पिच बाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है, तो इसमें क्वाइल पिच बराबर भी हम कह सकते हैं कि पोल पिच होता है। निम्न में से कौन से परिणामित्र का आकार अधिकतम होता है? दोस्तों जिसका हर्ट्ज कम होगा उसका आकार ज्यादा होगा। जिस ट्रांसफार्मर का आवृत्ति कम होगी, जिस ट्रांसफार्मर का आवृत्ति कम होगी उसका आकार बड़ा होगा, तो इसका ज्यादा होगा। सर देखिए, सबसे आकार कहा जाए तो सबसे आकार छोटा कहा जाए तो 100 हर्ट्ज वाला का होगा, और सबसे कम होगा 25 हर्ट्ज का। फिर से जिसका आवृत्ति कम रहेगा उस ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होता है। एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक को इसके डॉट डॉट व्यास और अक्षीय लंबाई को पहचाना जाता है, तो दीर्घ लघु होगा। क्या होगा दोस्तों? दीर्घ लघु व्यास वो पहचाना जाता है। इसका ऑप्शन इधर दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दीर्घ लघु। पहले दीर्घ होगा उसके बाद में लघु होगा, याद रखिएगा। नीचे दिए गए अनुप्रयोगों के लिए डीसी श्रेणी मोटर का सबसे उपयुक्त उपयोग है, तो उच्च लोड पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। उच्च लोड पे उच्च गति की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डीसी श्रेणी मोटर का मुख्यतः वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत संकरण के लिए, ट्रॉली के लिए, हाइस्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जहां लोड की आवश्यकता अधिक होती है। परिपथ वियोजक और रिले की तुलना में HRC फ्यूज एक बेहतर संरक्षित युक्ति है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों के विषय में, अचुम्बकीय प्रतिबलों के विषय में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सब स्टेशन को वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है दोस्तों? तो प्राथमिक फीडर कहलाता है। सब स्टेशन को वितरण ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन प्राथमिक फीडर कहलाती है। फीडर की संपूर्ण लाइन में विद्युत धारा का मान समान रहता है क्योंकि इसमें कोई टैंपिंग नहीं होता है। जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पे शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर A प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यूज किसके रूप में किया जाना चाहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉपकिंसन मांग पर। तापमान के साथ डॉट डॉट के प्रतिरोध के मान में काफी बदलाव होता है, तो थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर तापमान के साथ के प्रतिरोध के मान में काफी, तो तापमान के थर्मिस्टर, देखिए कोई भी जो बर्तन उर्तन है जो पानी को ठंडा या गर्म रखता है उसमें थर्मिस्टर ही लगा होता है। दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित प्रकार का है? तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग सबसे सुरक्षित वायरिंग होती है।
इसे दीवार के अंदर छिपी हुई वायरिंग या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। दीवार के अंदर छिपी होने के कारण यह वायरिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, जिससे दीवार की सुंदरता भी बनी रहती है। इसी को कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग कहा जाता है। एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में बल्ब की संख्या जोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 55। न्यूमेरिकल आपको सर करवाया जाएगा, कल से मेरी वादा है, चैप्टर बाय चैप्टर। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का फ्यूज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका होगा फेरुल कॉन्टेक्ट कार्टिज फ्यूज। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए फेरुल कॉन्टेक्ट कार्टिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। एक त्वरित रोधक के संदर्भ में एक और भूसंपृक्त प्रणाली के आर्किंग ग्राउंड की घटना हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, एक गैर भूसंपृक्त प्रणाली। थर्मल पावर प्लांट में डिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में डिएटर का उपयोग फीड वाटर के ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। डिएटर ऑक्सीजन के साथ अन्य घुली गैसों को भी फीड वाटर से निकालता है। फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोमाइजर का उपयोग करते हैं। फीड वाटर को संघनित करने के लिए संघनित का ही प्रयोग किया जाता है, कंडेंसर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीड वाटर में ऑक्सीजन निकालने के लिए। एक 3 फेज 16 प्रत्यावर्तक में 144 स्लॉट और प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित बाइंडिंग है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मेगा वेबर है, जो कि ज्वावक्रिय वितरित है और इसकी गति 375 आरपीएम है। यदि वितरित कुंडली के प्रभाव को नगण्य माना जाता है तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका विद्युत वाहक बल जब ज्ञात किया जाएगा वह लॉन्ग जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल आएगा 1600 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 1600 वोल्ट आएगा दोस्त। यदि विद्युत उपकरण में प्रवेशित और परिपथ चालों के साथ इससे निकालने वाली विद्युत धारा का मान 5 मेगा एम्पियर से अधिक हो जाता है तो भूसंपर्ण दोष परिपथ रोधर परिपथ को बाधित कर देगा, तो 5 मेगा एम्पियर होगा। सामान्यतः निम्नलिखित में किसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्डिंग संकेतन युक्तियों अंकों का तथा फोनोग्राफ इत्यादि इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रतिष्ठित है, जबकि मिक्सचर ग्राइंडर में, ड्रिलिंग मशीन में, सिलाई मशीन में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यदि एक लौह दंड को एक सर्वत्रसम चुंबकीय क्षेत्र से लटाया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होगी। एसी मापने के लिए वोल्ट मीटर को मल्टीमीटर की प्रतिबाधा क्या होता है? तो आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। एसी मापन के लिए वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा हमेशा आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। मल्टीप्लायर के रूप में उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जिससे वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? तो मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचता है। ऑप्शन नंबर ए। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों। पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट से आउटपुट तक आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है। ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है, अर्थात निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर फ्लक्स युक्ति होती है। पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर ही परिचालित किया जाता है। सॉल्यूशन सुनिएगा तो अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से लैंप का परिचालन काल न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में किस लैंप का परिचालन काल सबसे न्यूनतम होता है? तो फ्लोरोसेंट लैंप का, फ्लोरोसेंट लैंप का कहा जाए तो 15,000 होगा। कितना होता है? 15,000 घंटा। और मरकरी वेपर लैंप का कहा जाए तो 20 के मतलब 20,000। और सोडियम लैंप का कहा जाए तो 24,000 होगा। घंटों में बता रहे हैं जीवन का लगभग। और एलईडी का लगभग 50,000 होगा। एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एसी आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समांतर में जुड़े हैं। उस समय प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति के किसके वर्ग के समानुपाती होता है? आपूर्ति धारा के पक्षगामी होते हैं। एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षिक पैरावैद्युतांक 4 है। यदि अपेक्षिक पैरावैद्युतांक 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केवल धारिता क्या होगा दोस्तों? तो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित परिवर्तन विधि का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? तो मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए कम लाइन धारा उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो धागे। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं ऑप्शन। तो धागे होगा। चौवालीस का राइट आंसर कहा जाए तो डी होगा। पढ़ के मिला लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा है। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा? तो देखिए दोस्तों, यदि ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक हो तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इस स्थिति में N2 जो होता है ना, N1 से अधिक होता है। सेकेंडरी बाइंडिंग की संख्या अधिक होती है प्राइमरी बाइंडिंग की संख्या से। और वोल्ट भी क्या होता है? अधिक होता है। और यदि N2 N1 से कम है, N2 N1 से कम है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर से सुनिएगा, यदि ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है या उच्चाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। प्रोग्रेसिव लैंप या वेव बाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होती है दोस्तों इस सेट में क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, याद रखिएगा। मिनिमम अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिंग लैंप या वेव लाइटिंग में फ्रंट पिच कितनी होती है? तो बैक पिच से कम होती है। बैक पिच से कम होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज बाइंडिंग के माध्यम से बहने वाले 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार का है। तो नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग। ट्रांसफार्मर की दक्षता को आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता को आमतौर पे MVA में व्यक्त किया जाता है
क्योंकि ट्रांसफार्मर की शक्ति भार धारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर की क्षमता को और ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात आएगा तो रेटिंग के बाद केवीए होगा, रेटिंग के बाद क्या होगा, और क्षमता, तो क्षमता एमवीए 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 में। किसी लैंप परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है, किसी लैंप परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है तो एचपीएमबी लैंप में, ऑप्शन नंबर डी। मतलब उच्च दाब मरकरी वेपर, उच्च दाब मरकरी वेपर होता है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है, तो एक्साइटर, एक्साइटर ट्रांसफर का भाग नहीं है। टैंक, कन्वेटर, रेडिएटर ट्रांसफार्मर के भाग है। कन्वेटर एक छोटा ऑयल टैंक होता है जो ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। ये कॉमन देखिएगा, हिंदी यहाँ से है। रिज्जू का क्या होगा दोस्तों, तो रिज्जू के वक्र होता है, घातक के रक्षक होता है, तटस्थ के पक्षधर होता है, चार के पलवन होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। कोष्टक में दिए गए अर्थ के आधार पर सही लोकोक्ति का चयन करें और रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। रमन का पर्स जेब से गिरते गिरते बच गया तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। देखो इस बूढ़ व्यक्ति को बुढ़ापे में बाल रंगवाकर ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा होने पर भी जवान होने का प्रयास कर रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द की लोकोक्ति क्या होगा, तो सींग कटाकर बछड़ों से मिलना, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। विख्यात अस्मृत शब्द का क्रमशः उचित विलोम शब्द बताइएगा, तो कुख्यात और विस्मृत होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। प्रभंजन निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का, किसका है, हवा का। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी डॉट डॉट लड़की को बुलाइए, तो किसी दूसरी लड़की को बुलाइए, किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, पर आपकी पत्नी नहीं आई। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, खंडहर, खप्पर, खीर, खनी। दोस्तों तो यहाँ पे खनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खनी। तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो पहले संस्कृत के शब्द का परिवर्तन होके हिंदी में आ गया है, उसी को नहीं, पहले भी संस्कृत था, सॉरी, पहले भी संस्कृत है, आज भी उसको संस्कृत हिंदी में व्याख्या किया जाता है, वो तत्सम शब्द होता है। यहाँ पे खानी हो जाएगा। देखिए खानी है जो खान खान का तद्भव है, खंडहर है इसका तत्सम खंडगिरी होता है, खप्पर का तत्सम खप्पर का खरपर होता है, खीर का क्षीर होता है। राजपूत में कौन सा समास है दोस्तों, तो राजपूत में तत्पुरुष समाज है, कौन सा, तत्पुरुष समाज। चलिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश सर आप कीजिएगा। यहाँ पे है ड्यू टू हिज केयरलेसनेस ही हैज बीन सैक्ड फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब, तो यहाँ पे क्या भराएगा, फ्रॉम। यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक बोला है,
The unhappy about the treatment meted out to hear शांति डॉट डॉट डैमेड जस्टिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंग्लिश हम जानते नहीं लेकिन इससे आपका आंसर मिला दे रहे हैं। 63 का हो जाएगा डी। 64 का क्या होगा दोस्तों? तो 64 का होगा ऑप्शन नंबर बी। एक साइनोनिम से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंगल्फ का साइनोनिम क्या होगा? तो इनुडेट होता है, ऑप्शन नंबर ए। PQRST एवं यू में आर केवल P एवं Q से लंबा है। तो देखिए लंबा है, एस केवल T एवं Q से नाटा है। यदि प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है और उन्हें लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन ऊपर से तीसरे स्थान पे होगा? देखिए आर केवल P एवं Q से लंबा है। आर जो है P और U से लंबा है, ठीक है। एस केवल T एवं Q से नाटा है। T और Q से कौन एस नाटा है तो नीचे होगा। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन ऊपर से तीसरे स्थान पे होगा? देखिए यहाँ पे एस होगा, क्या होगा दोस्तों? एस। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, किस ओर है? पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है तो यहाँ चला आएगा। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो दक्षिण पूर्व में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व में। 4 छात्र BCD एक वर्ग के चारों कोनों पे बैठे हुए हैं। हर कोने में एक और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है। यदि डी ई के दाईं ओर बैठा है तो बी ई के किस ओर बैठा है दोस्तों? देखिए एक चतुर्भुज है दोस्तों, वर्ग है। इसमें कहता है कि केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है। ई का जो मुंह है वो सी की ओर है, तो अगर सी यहाँ बैठा देते हैं। यदि डी ई के दाईं ओर है तो दाईं ओर क्या हो जाएगा? डी यहाँ हो जाएगा, तो बी क्या होगा? यहाँ होगा। तो क्या पूछा है कि बी ई के किस ओर स्थित है? तो बी ई का बाईं ओर होगा। क्या होगा? बाईं ओर। इसका क्या हो जाएगा? बाईं ओर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी ई का बाईं ओर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 8 8 64 और 7 5 35 जोड़िएगा तो 99। 3 3 9 9 6 54 63। तो 17 सत्ते गुना कीजिए तो 17 सत्ते और कितना है? 9 गुने 9। जोड़िएगा तो 200 आएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और सभी प्रश्नों को उत्तर दिए। डी ए का पिता है, डी ए का पिता है। ए का पिता कौन है? डी। प्लस हो गया। डी ने पी से विवाह किया, पी से विवाह किया। पी जे की मां है, जे की मां कौन है? पी। जे ने यू से विवाह किया, जे ने यू से विवाह किया। अच्छा इधर ले लेते हैं, यू से विवाह किया तो हो गया प्लस। और यू एल का पुत्र है। यू जो है किसका पुत्र है? एल का। देखिए फिर से अच्छे से बना देते हैं। डी जो है दोस्त ए का पिता है, ए हो पिता है।
ए का पिता है। डी ने पी से विवाह किया। पी जे की माँ है। किसका माँ है? जे का। पी की केवल एक पुत्री है, मतलब ए पुत्री है। ये तो बेटा था। जे ने यू से विवाह किया। जे ने यू से विवाह किया, तो जे पुत्री है तो यू क्या होगा? पुरुष। यू यू जो है एल का पुत्र है। किसका पुत्र है? एल का। तो कहता है कि यू ए का यू से क्या संबंध है? ए का यू से क्या संबंध है? तो साला हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? साला। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्णों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। प्रोफेसर, प्रो पोस्ट ग्रेजुएट, नौकरी पेशा वाले। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर प्रोफेसर आ सकते हैं और नौकरी पेशा भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि माइनस का अर्थ भागा, प्लस का अर्थ गुना और भागा का अर्थ माइनस और गुना का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित को समीकरण का सही करना है। तो देखिए, इसको आपको ऑप्शन में जब ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के मुताबिक दे दे तो आपको चेंज करके छांटना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? राइट ए होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 42:31 समानुपात क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, 42 को 31 लिखा गया है, तो 42 में से 11 घटाया गया तो 31 है। उसी प्रकार 97 में से 11 घटाइएगा तो क्या आएगा? 86 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि काला का अर्थ लाल है, यदि काला का अर्थ लाल, काला को लाल कहा जाए और लाल का अर्थ हरा है और हरा का पीला कहा जाए और पीला का अर्थ नीला और नीला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ बैगनी है, तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? देखिए, तो लाल का अर्थ क्या है? हरा। तो लाल को यहाँ कहा कहा जाए? हरा कहा जा रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे जो काला था किस में बदल गया? लाल में। और लाल था किस में बदल गया? हरा में। और हरा किस में बदल गया? पीला में। इसका मतलब ये होता है। यदि मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट्स को 36, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को कैसा लिखा जाएगा? देखिए सर, मैनेजर में 3 स्वर और 4 व्यंजन हैं। मैनेजर में कहा जाए 3 स्वर और 4 व्यंजन, इसलिए 34 है। उसी प्रकार डायरेक्टर में 3 स्वर और 5 व्यंजन है तो 35 है। असिस्टेंट्स में 3 स्वर और 6 व्यंजन है तो 36 है। इसी तरह स्टाफ में 1 स्वर और 4 व्यंजन है तो 14 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों? तो विजययालय। मध्ययुगीन चोल साम्राज्य में संस्थापक विजययालय चोल ने चोल साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया था। दिल्ली के किल सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए जाने का उद्देश्य अपने मजहबी उत्साह और इस्लाम धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करना था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वलीग के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। विलियम हॉकिंस और जहांगीर के समय में भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था 1608 ईस्वी में। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया था विलियम हॉकिंस का। निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पालनी। कौन नहीं है दोस्तों? पालनी।
देखिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाले कॉफी फलियां जो है रोबोस्टा और अरेबिका है। कौन सा है? रोबोस्टा और अरेबिका, जो केरल, कर्नाटक, चिकमंगलू और तमिलनाडु में के पहाड़ियों में उगाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। कौन सा है? देखिए थोरियम केरल और तमिलनाडु के तट पर पाए जाने वाले इल्मेनाइट और मोनेजाइट संग्रह से उत्पन्न गए यूरेनियम और थोरियम प्रमुख परमाणु खनिज है। उत्पादन बोला है, उत्पादन में दोस्तों इन्हें तो सबसे ज्यादा भंडार। हालांकि झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में यूरेनियम के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से कहा जाए तो केरल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो श्री MC शीतलवाड़। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? तो 1949 में। भारतीय संसदीय समूह एक स्वतः निकाय है जिसका गठन 1949 में किया गया था, परंतु इसका प्रस्ताव संविधान द्वारा 16 अगस्त 1948 में पारित कर दिया गया था। उसके बाद हुआ संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जा सकती है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। प्रकरणों की अनुच्छेद 113 में सभी प्रकरण को संचित निधि पर आधारित है। सभी प्रकरण में संसद में मतदान किए नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर चर्चा होगी। तो इसमें आम बजट में 109 और एक आम नागरिक में 103 और 6 सेना के खर्च में लगे। तो जबकि टोटल 109 की बात किया गया है, जो ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं होगा। 84 क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों एक दूसरे को मिलाना है। सहकारिता आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य सरकार से, केंद्र राज्य सरकार से। ए के सी और सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्य प्रणाली, तो बी के एक। और पारेख समिति, तो पारेख समिति बुनियादी ढांचा से संबंधित है। और नरसिंह समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। तो यहाँ हो जाएगा 3124 3124 3124, तो ऑप्शन नंबर ए। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो दोस्तों धनु मिसाइल प्रहार करता है सतह से सतह पे, सतह से सतह पर। धनुष मिसाइल सतह से सतह पे मार कर सकता है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। कंप्यूटर डॉट डॉट के बिना काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकता। इंटरनेट स्कैनर माउस के बिना काम कर सकता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर में। जावा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो जावा उच्च स्तरीय भाषा मतलब लैंग्वेज का उदाहरण है। बाइनरी कोड में 7 संख्या कैसे लिखा जाएगा? तो 7 का बाइनरी कोड 111 होगा। जैसे 1 गुने 2 के पावर 0। अच्छा इसको बदलना है ना, तो बदलने के लिए बदलिएगा तो 111 आएगा। बाइनरी बीजगणित में a+b को कायांतरिक विधि क्या है दोस्तों? तो नॉर गेट द्वारा होता है। क्या होता है? नॉर गेट द्वारा। ICTC किसका संक्षिप्त नाम है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं। तो टर्मिनल का। किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का। कम्युनिकेटर स्मृति के प्रकार को सही मिलान करना है, चुनना है।
तो इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक सर्वर, ऑप्टिकल। तो कंप्यूटर के स्मृति के पर सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन ऑप्शन सी किस है इसमें, तो ये हो जाएगा। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का। फोटोन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फोटोन को फार्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। बाइनरी संख्या को ऑक्टल समतुल्य होगा। देखिए, इसको हम बनाने के लिए आपको हम बताएंगे सर, 518 इसको ट्रांस होगा। P2P डॉट क्या, डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। टाइम न मिला ड्यूटी जाने से दोस्त। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए टीसीपी या आईपीपी। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी या आईपी। W3C किसका प्रतीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम का। ऑप्शन नंबर ए। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या भूमिका है, तो कंट्रोल+E होता है दोस्तों। तो ये रहा, इस प्रकार आपका रहा 100 वीडियो। अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त।